क्या आपको पता है सरकार ने हम सभी की आय और आय के स्रोत के हिसाब से कुल 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म बनाए हैं। अब हमें उनमें से कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अगर हमने गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया तो हम पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और हमारा आईटीआर फॉर्म रिजेक्ट तो हो ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआर फॉर्म कितने टाइप के होते हैं और हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस योर मनी पर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं आईटीआर के प्रकार और किसको कौन सा आईटीआर भरना चाहिए। आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। एट द लास्ट आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म बना है और आप कौन सा आईटीआर फॉर्म भरेंगे। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला फॉर्म है हमारा वो आता है आईटीआर 1, जिसका नाम है सहज। ये सबसे आसान आईटीआर फॉर्म है। ज़्यादातर ये जो है सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या जिन्हें पेंशन मिल रही होती है वो लोग भरते हैं। अब क्या क्या इसकी शर्तें हैं जान लेते हैं कि आईटीआर 1 कौन कौन भर सकता है। तो पहली बात तो भारत का निवासी होना चाहिए जिनकी कुल आय कितनी हो, 50 लाख रुपए तक हो। ठीक है, 50 लाख रुपए तक, उससे एक भी रुपया ज़्यादा नहीं। अब इनकी आय के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो पहला, वेतन या पेंशन से आए, मतलब अगर आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, या फिर आप रिटायर हो चुके हो और हर महीने आपको पेंशन मिल रही है। इसके अलावा आपके पास क्या है, एक घर की संपत्ति से आय है, मतलब आपके पास एक घर है, अब उसमें आप खुद रह रहे हो और आपने किराए पर भी चढ़ा रखा है तो किराया भी आपको वहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा आपकी अन्य स्रोतों से आय, अन्य स्रोतों से आय का मतलब है जैसे आपने एफडी करा रखी हो, या आपका जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ उस पर इंटरेस्ट मिल रहा हो, या फिर आपने जो म्यूचुअल फंड करा रखा है उससे डिविडेंड मिल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें अन्य स्रोतों से आय में गिनती की जाती हैं। इसके अलावा छोटी मोटी अगर आपने कृषि कर रखी है, यानी कि ज़मीन है उसमें आप खेती करते हो और आपकी आय 5,000 रुपये तक होती है, अगर इनमें से किसी भी स्रोत से आपके पास आय आ रही है तो आप हमेशा आईटीआर 1 ही भरोगे। फिर बात करते हैं आईटीआर 2 की। अब आईटीआर 2 क्या है, तो यह उन व्यक्तियों या एचयूएफ का मतलब हिंदू अविभाजित परिवार। अब इसका मतलब क्या है, तो जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, संयुक्त परिवार होते हैं जिनमें एक मुखिया होता है, उसको हम एचयूएफ बोलते हैं। तो उनकी बात अगर हम करें तो वो लोग आईटीआर 2 भरेंगे। कंडीशन ये है कि इनमें जो आय है वो 50 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगर 50 लाख से कम है तो आईटीआर 1 भरेंगे, अगर 50 लाख से ज़्यादा की आय है तो आप किस पे आ गए, आईटीआर 2 पे। पहली कंडीशन हो गई 50 लाख से अधिक आय। दूसरी कि अगर आपके पास एक से अधिक घर है, 2 घर हैं, 3 घर हैं, 4 घर हैं, तो उस केस में आपको कौन सा भरना पड़ेगा, आईटीआर 2। ठीक है। तीसरी, कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस का मतलब या तो आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है या फिर आपने स्टॉक में पैसा लगा रखा है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है इसमें कि अन्य स्रोतों से आए, जैसे लॉटरी अगर आपकी लग गई, या फिर घुड़सवारी जो घुड़दौड़ होती है उसमें जो हम घोड़ों पे पैसा लगाते हैं वहाँ से हमें पैसा मिल गया, या जुआ जो हम खेलते हैं, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग हो रही है आजकल, ठीक है, उससे अगर हमें कोई पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है, तो वो सब आईटीआर 2 में काउंट होता है। उसके लिए हमें आईटीआर 2 भरना होता है। नेक्स्ट, विदेशी संपत्ति या विदेशी आय, मतलब कि अगर आपका विदेश में कोई बैंक खाता है और वहाँ से अगर आपको कुछ आय मिल रही है तब भी आप क्या भरोगे, आईटीआर 2। नेक्स्ट है आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई, अगर उसमें कोई आपका म्यूचुअल फंड या कोई कंपनी जो है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है और आप उसके शेयर्स खरीदते हो तो वो भी आपको आईटीआर 2 में काउंट होंगे। उसके लिए भी आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, बोर्ड डायरेक्टर हैं, या फिर आपकी जो कृषि आय है वो कितनी 5,000 रुपये से ज़्यादा की है, तो इन सब केस में आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक जॉब कर रहा हूँ और मेरी जो सालाना इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा है, मेरे पास 2 या 2 से अधिक घर हैं, मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है, और मुझे कोई लॉटरी या मैं ऑनलाइन जो जुआ, जो ड्रीम 11, ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं खेलता हूँ और वहाँ से भी मुझे कुछ प्रॉफिट मिलता है, तो इन सारे केस में मैं कौन सा फॉर्म भरूँगा, आईटीआर 2।
ITR 2 में कोई आपकी बिजनेस वाली आय, मतलब अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा है या आप किसी पेशे में हैं जैसे वकील, डॉक्टर, तो इनकी जो आय है वो ITR 2 में काउंट नहीं होती। उसके लिए आपको भरना पड़ेगा ITR 3 जो कि नेक्स्ट है। तो ITR 3 देख लेते हैं। ITR 3 उनके लिए है जिन्हें इनकम कहाँ से हो रही है, या तो बिजनेस से या उनके पेशे से। मतलब क्या है तो देखो, जैसे आप उदाहरण के लिए किसी व्यवसाय या पेशे से आए, जैसे आप दुकानदार हैं, डॉक्टर आपका पेशा हो गया, वकील हैं, वकील आपका पेशा हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फ्रीलांसर्स हैं जैसे वेब डिज़ाइनर, लेखक हैं। तो इन काम से अगर आपको आय हो रही है तो आप कौन सा भरोगे? ITR नंबर 3। नेक्स्ट क्या है? किसी फर्म में भागीदार होने के नाते आए, मतलब अगर कोई फर्म है और उसमें आपकी भी पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप होने की वजह से जो लाभ का पैसा है वो आपको भी थोड़ा बहुत मिलता है, तो उस केस में आप कौन सा भरोगे? ITR नंबर 3। ठीक है। उसके अलावा ऊपर दिए गए जो ITR 2 के सभी आय स्रोत हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डॉक्टर है, उसके साथ उसके पास कितने 2 से ज़्यादा घर हैं जिनसे किराया आता है, या फिर उसके पास म्यूचुअल फंड है जिसको उसने बेचा है और उससे उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उस केस में हम क्या भरेंगे? ITR 3 भरेंगे। नेक्स्ट है जो NRIs हैं। NRIs का मतलब जो भारत के निवासी नहीं हैं लेकिन भारत में बाहर से आकर के बसे हैं और यहाँ पर एक जॉब कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, तो उस केस में इनको जो होगा ITR 3 भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में F&O का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, या फिर जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, अगर उससे आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, उससे अगर आपको कोई लाभ हो रहा है, तो उस केस में भी आप ITR 3 भरोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ITR 4 की। ITR 4 कौन भरेगा? तो ऐसे व्यक्ति या फिर हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी आय 50 लाख रुपए तक हो, वो क्या भरेंगे? ITR 4 भरेंगे। नेक्स्ट, जिन्होंने अनुमानित कराधान योजना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को चुना हो। अब ये स्कीम क्या है? तो इस स्कीम के अकॉर्डिंग सरकार ने हर एक छोटे मोटे कारोबार जो होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, उन सभी के लिए कुछ परसेंटेज डिसाइड कर रखा है कि अगर आपका टर्नओवर इतने तक है तो आपको इतने % लाभ दर्शाना ही दर्शाना है। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स ना रखने पड़े, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, बही खाता जो होता है उसको मेंटेन ना रखना पड़े, इसके लिए हम उस स्कीम को चुन लेते हैं कि हाँ भाई हमारा टर्नओवर इतना है और हर साल जो है हम इतने % प्रॉफिट गेन करते हैं। आसान सी स्कीम है, इसलिए इसमें इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखते हैं, यह फॉर्म उन व्यवसायों और पेशेवरों के लिए है जो एक निश्चित प्रतिशत पर अपनी आय घोषित करते हैं, बजाय इसके कि वे विस्तृत बही खाता बनाए रखें। मतलब वही मैंने बताया कि आपको बही खाता बनाने की ज़रूरत नहीं, सरकार ने डिसाइड कर दिया कि अगर तुम्हारा टर्नओवर इतना है तो इतने % तुम्हें प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है। अगर आप उस स्कीम को चुनते हो तो आपको कोई भी बही खाता या कोई भी आपको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो इसमें आय के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो पहली चीज़ है व्यवसाय से आय, और ये धारा 44 AD के तहत आता है, 44 AD के तहत आता है। जैसे उदाहरण, आप एक छोटे दुकानदार हैं और आपका जो सालाना टर्नओवर है वो कितना है? 3 करोड़। पहले ये 2 करोड़ था, अब बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया। तो आपका सालाना टर्नओवर कितना है? 3 करोड़ है। आप अपनी कुल बिक्री का 6% या 8% लाभ के रूप में घोषित करते हैं। ये सरकार ने डिसाइड कर रखा है। 6% किस पर? जो आपका डिजिटल लेन देन है। डिजिटल लेन देन मतलब जो आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन पे जितने भी आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए उन सब का 6% आप दिखाओगे लाभ के रूप में, और जो आपने कैश लिया है, नगद जो लेन देन किया है, उसमें कितना? 8% आप दिखाओगे लाभ के रूप में। ठीक है। तो ये सरकार ने डिसाइड कर रखा है। अगर आप इतना दिखा रहे हो तो आपको बहुत सारे जो बही खाता है, मतलब कि बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इस चीज़ को दिखा करके अपना टैक्स वाला लाभ जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है? अगर आपकी किसी पैसे से आय हो रही है, और ये किस धारा के अंदर आता है? 44 ADA। एक एग्जाम्पल के लिए, आप एक फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर मतलब जैसे इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, घर पे बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, लेखक हैं। आपकी कुल प्राप्ति मतलब जो आपने टोटल कमाया है 75 लाख रुपए तक है। पहले ये 50 लाख रुपए था, अब बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया। तो आपकी कुल जो प्राप्ति है वो कितने तक है? 75 लाख रुपए तक है। तो उस केस में आपको जो अपना 50% है वो प्रॉफिट के रूप में दिखाना ही पड़ेगा। उस केस में 50%
जो आपका प्रॉफिट है उस पे जो टैक्स बनेगा वो आपको सरकार को देना होगा। नेक्स्ट है आपका भारी वाहनों के किराए से आय। ये धारा 44 AE के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक से अधिक माल ढुलाई के साधन है, जैसे आपके ट्रक चलते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप जितना कमाते हैं उसका एक निश्चित राशि प्रति माह के हिसाब से आपको लाभ के रूप में घोषित करना होगा, और वो जो लाभ है उस पर आपको सरकार को टैक्स देना होगा। नेक्स्ट आपका वेतन या पेंशन से आए, एक घर की संपत्ति से आए या अन्य स्रोतों से आए ITR 1 की तरह। उदाहरण के लिए मान लो कि मैंने एक बिजनेस भी कर रखा है, मेरा टर्नओवर जो है सालाना का वो 3 करोड़ तक है, और मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, और मेरे पास एक घर है जिससे मुझे किराया भी आ रहा है, और जो बैंक में पैसा पड़ा है उससे डिविडेंड या उससे इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो उस केस में हमें कौन सा भरना होगा? ITR नंबर 4 भरना होगा। ITR नंबर 4 को कौन नहीं भर सकता? तो जो ये स्कीम नहीं लेते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो होती है, अनुमानित कराधान योजना, इसको नहीं लेते हैं तो वो ITR 3 भरते हैं, ITR 4 नहीं भरते। उसके अलावा जो कमीशन या ब्रोकरेज से आय अर्जित करते हैं, जैसे जो बीमा एजेंट होते हैं, LIC के एजेंट होते हैं, वो सारे के सारे ITR नंबर 3 भरेंगे। और जो एजेंसी व्यवसाय में है, जिन्होंने किसी चीज़ की एजेंसी ले रखी है, वो भी ITR नंबर 4 नहीं भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ITR नंबर 5 की। तो ITR नंबर 5 किसी भी व्यक्तिगत करदाता या फिर HUF के लिए नहीं है। तब ये किसके लिए है? तो ये जो फर्म्स होती हैं या फिर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं, या जो व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है, जिनको आप NGOs बोलते हो, सरकारी समिति होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, ठीक है, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति हो गए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ये सब आप पढ़ सकते हो। अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है तो इस केस में ITR नंबर आपको 5 भरना पड़ेगा। जितनी भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी आप एक साल में आय अर्जित कर रहे हो, उस पे आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा ITR नंबर 5 फॉर्म भर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं ITR नंबर 6। यह विशेष रूप से सभी कंपनियों के लिए है, सिवाय उन कंपनियों के लिए जो धारा 11 के तहत छूट का दावा करती हैं। धारा 11 क्या कहती है? तो धारा 11 ये है कि जो लोग धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति से आय अर्जित कर रहे हैं, उन पर उन्हें छूट मिलती है। जैसे जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, उन पर छूट मिल जाती है, तो उन केस में उनको क्या भरना होगा वो आगे आएगा। तो ITR नंबर 7 कौन भरेगा? यह फॉर्म उन कंपनियों या सहित व्यक्तियों के लिए है जिन्हें आय अधिनियम के कुछ विशेष धाराओं जैसे 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C और 4D के तहत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। जैसे अगर कोई मंदिर का ट्रस्ट है तो उस केस में उसको 139(4)A के तहत ITR नंबर 7A भरना होगा। अगर कोई राजनीतिक दल है तो 139(4)B के तहत उसे ITR नंबर 7 भरना होगा, अपनी आय पर कुछ जो टैक्स देना होगा वो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आते हैं? तो धार्मिक ट्रस्ट हो गए, मंदिर वाले ट्रस्ट हो गए, मस्जिद ट्रस्ट हो गए, राजनीतिक दल हो गए, वैज्ञानिक जो अनुसंधान संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर जिसको हम बोलते हैं, विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान हैं, इन सभी को कौन सा फॉर्म भरना होता है? ITR नंबर 7 भरना होता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने लिए सही ITR फॉर्म कैसे चुनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सैलरी के अलावा आपको कहाँ कहाँ से आय मिल रही है। जैसे किराए से अगर आपको कोई आय मिल रही है, या फिर जो FD वगैरह का इंटरेस्ट है उससे कोई आय मिल रही है, कैपिटल गेन से आय मिल रही है, या फिर आप सैलरीड नहीं हैं लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, लॉटरी से कोई आय है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमारी आय कहाँ से आ रही है। उसके बाद हमारी आय 50 लाख से ज़्यादा है या 50 लाख से कम है, ये देखेंगे। उसके बाद हम इस ITR फॉर्म में फिट हो रहे हैं, आपको वहीं ITR फॉर्म भर देना है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपके जो नियरेस्ट टैक्स कंसल्टेंट हैं या जो CA हैं उनसे जा कर के आप मिल सकते हो और उनसे पता कर सकते हो कि आपको कौन सा ITR भरना है। वैसे मैंने सारी बातें डिटेल में बता दी हैं, आप वीडियो को एक बार फिर से देख लो, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ करके समझ सकते हो और उसके बाद अपना ITR आप भर सकते हो। ITR 1 भरने की प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप मात्र 5-6 मिनट में अपना ITR भर सकते हो। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी लोग ITR के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा।
थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।